ऑपरेन को देखा, ऑपरेन में क्या दिखा रहा है कि ऑपरेन में अलग अलग एंजाइम कि एमआरएनए जो है वो अलग अलग एंजाइम से बना रहा है बेटा। कौन सा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, प्रीमेज और ट्रांसएसाइक्लिज। ठीक है, ये जो आपके क्या कहते हैं एंजाइम्स हैं, ये इनका फर्दर कोई ना कोई तो फंक्शन होता होगा। एंजाइम्स ऑफ कोर्स क्या करते हैं, किसी ना किसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रन करवाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी रिएक्शन है ये जान लो। ठीक है, तो आपका जो जैसे लैक ऑपरन है, इसमें जो आपका लैक ऑपरन में बेटा जो लैक वर्ड है वो किससे आया है? लैक्टोज से। ठीक है, हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसेस। माई सेल्फ डॉक्टर यशोधरा भूषण, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी गाइड और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना लेक्चर 4। ठीक है, लेक्चर 4 जो है हमारा किस बारे में है? अपना ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हमने सब कुछ डन कर लिया था, ट्रांसलेशन भी पढ़ लिया था। अब हम जीन रेगुलेशन के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये लेक्चर है ये किस बेसिस पर होगा कि जो भी हमने अब जीन बना लिया था, जीन से प्रोटीन बना लिया था, वो आपका किस तरीके से रेगुलेट करना है उसे। ठीक है, अकॉर्डिंगली किस तरीके से वो टाइम के या फिर फेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से वर्क करने वाला है, वो चीज़ स्टडी करने वाले हैं हम अपना किस पोर्शन में बेटा? जीन रेगुलेशन में। ठीक है, तो म्यूटेशन वगैरह सब कुछ सीख लिया था। आई होप कि कोई डाउट नहीं रह गया हो, है ना। आगे हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी समझना है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से बेटा। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या देखना है हमें? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में ये समझना है कि जीन जो है, जो जीन बना है, जिसके अंदर कैरेक्टर्स है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं अपने, क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, तुम लोगों की बात करते हैं। ठीक है, तो जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो आपको इतना आइडिया है कि सेक्स हॉर्मोन्स जो है, ठीक है, सेक्स हॉर्मोन्स जो है बेटा ब्लड में राइज करते हैं। ठीक है, ये पता है आपको। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, है ना, ये भी पता है आपको। अपने किससे? हमने जो अभी अपना फर्स्ट यूनिट में आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो उसके दौरान आपने प्यूबर्टी में सीखा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सोचो सबसे इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, ये भी पढ़ी आपने। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आपने देखा कि ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, और उसमें आपने क्या देखा? फ्लक्चुएशंस देखी किसकी? हार्मोन्स की। अब हार्मोन्स भी क्या है? हार्मोन्स भी अल्टीमेटली क्या है? प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, यही सारी चीजें हैं। तो भाई अब आप देख रहे हो कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हार्मोन कभी राइज हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, यानी कि कभी उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कभी प्रोडक्शन डाउन हो रहा है। और प्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो जीन के थ्रू ही हो रहा है अल्टीमेटली। तो यानी जीन कभी वर्क कर रहा है, कभी वर्क नहीं कर रहा है। सोचो, विद इन अ मंथ की बात हो रही है तो, और हर दिन ये इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, कई प्रोटीन्स बॉडी में बनते हैं और रुकते हैं, है ना। जैसे कि आपने खाना खाया तो एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, जब पेट खाली होता है तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं आपको टाइम और क्या कहते हैं फेजेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग अपने क्या कहते हैं डीएनए को इस तरीके से रेगुलेट करना है, इस तरीके से उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करना है कि जब रिक्वायर्ड हो तब भी हमारे पास प्रोटीन बनकर आए। ठीक है, तो कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ जीन्स इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका ऑल द टाइम आपको सभी प्रोटीन्स की जरूरत हो, एक ही टाइम पे सभी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन। अब इस रेगुलेशन के लिए दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव मतलब जो उस चीज को एनहेंस करेगा कि हाँ इसके लिए प्रोटीन बढ़ाओ, सिंपल सी बात है, तो प्रोटीन बनाना ही है तो पॉजिटिव क्या कहते हैं रेगुलेशन कहलाएगा। और अगर प्रोटीन नहीं बनानी, रोकना है उस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन होने से रोक देना है या ट्रांसक्रिप्शन होने से रोक देना है, तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगी? नेगेटिव, क्या कहते हैं आपका, जीन रेगुलेशन। इन नेगेटिव जीन रेगुलेशन में जब जीन कंटिन्यू टू एक्सप्रेस, जीन क्या होता है आपका? कंटिन्यू करता रहता है एक्सप्रेस दे
continue to express their effect till their activity is suppressed. ठीक है, यानी कि नेगेटिव रेगुलेशन में, ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव रेगुलेशन में कह रहा है ये कि जीन जो है लगातार अपने आप को एक्सप्रेस है ना। तो जो अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव को देख के स्टेटमेंट बोली, नहीं, उल्टा है उसका, कि जो नेगेटिव जीन रेगुलेशन जो है आपका, हम उस दौरान जीन हमेशा आपको एक्सप्रेस करता हुआ दिखाई देगा जब तक कि वो मतलब क्या ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए, है ना, एक्टिवली सप्रेस ना हो जाए। दिस टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन इज कॉल्ड रिप्रेसिबल रेगुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल रेगुलेशन भी बोलते हैं। Positive gene regulation is the one in which the gene remain non-expressed unless they are induced to do it. ठीक है, पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में वो रुका रहेगा कि हाँ कोई आए प्रमोट करे कि हाँ उसको रिक्वायर्ड है वो जीन, तो कोई इंड्यूसर टाइप का प्रोटीन है, या जैसे हमने अभी रो फैक्टर्स देखा, इनिशिएटिंग फैक्टर्स देखे, है ना, देख रहे थे, वो सब क्या है, वो सब मतलब इस पॉजिटिव जीन रेगुलेशन के ही पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, तो मतलब एक इस तरीके का जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आए और पहले इंड्यूस करे तब जाके मैं प्रोटीन बनाऊंगा। तो इस तरीके के मतलब पॉजिटिव है वो, है ना, इस चीज का थॉट लेके वो पॉजिटिव है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव टाइप का जीन रेगुलेशन है। ठीक है, तो पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में क्या देखने को मिलेगा कि नॉन एक्सप्रेसिबल आपका जीन होता है, नेचुरली नॉन एक्सप्रेसिंग टाइप का जीन होता है ना। As the gene expresses their effect through enzymes, their enzymes are also called inducible enzymes and repressible enzymes. तो क्योंकि ये जीन क्या होता है, किसके हेल्प से क्या करता है, एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को, एंजाइम्स के हेल्प से। इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल एंजाइम्स बोलते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं, रिप्रेसिबल एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जैसे अगर ये नॉन रिप्रेसिबल, ये रिप्रेसिबल रेगुलेशन है, तो वो उसके जो एंजाइम्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रेसिबल एंजाइम, जो इसको एक्सप्रेस करा रहा है ना, एक्सप्रेस करना रिप्रेसिबल हो गया, और एक्सप्रेस कराने वाले एंजाइम को क्या बोले, रिप्रेसिबल एंजाइम्स। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो जीन को एक्सप्रेस करना, नेचुरली अगर जीन अपने आप को लगातार एक्सप्रेस कर रहा है तो ये हम बोलेंगे रिप्रेसिबल रेगुलेशन है ना। क्या है बेटा, रिप्रेसिबल रेगुलेशन है, और ये नेगेटिव टाइप का क्या होता है आपका, जीन रेगुलेशन होता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में रिक्वायरमेंट है एंजाइम की जो उसे एक्सप्रेस करा दे, तो इसलिए उस एंजाइम को हम रिप्रेसिबल रेगुलेशन, सॉरी, रिप्रेसिबल एंजाइम कह रहे हैं। बात आ रही समझ में कि वहां पे उसे क्यों रिप्रेसिबल रेगुलेशन बोल रहे हैं और इसे रिप्रेसिबल एंजाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन से मतलब है, जो एक्सप्रेशन कराएगा उसको रिप्रेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट। तो जैकब और मोनोड नाम के आपके, जैकब और मोनोड नाम के आपके दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया बैक्टीरिया के जेनेटिक्स के ऊपर। ठीक है, बहुत इजी है, बैक्टीरिया की अवेलेबिलिटी बहुत इजी है, बैक्टीरिया इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है किसी और पैथोजन के रिस्पेक्टिवली, और क्या कहते हैं, हमारे खुद के गट में बैक्टीरिया मिलता है, ये मैंने तुमको बताया था। इकोलाई से ही सब सारे उन्होंने, साइंटिस्ट ने अपने मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब वर्क किया था अपने मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स पे। ठीक है, तो फ्रॉम देयर स्टडी इन बैक्टीरियल जेनेटिक्स propose that the genetic material has a number of function units called operons। कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे अंदर या मतलब किसी के भी अंदर, पहले तो वो बैक्टीरिया को देखते थे, तो बैक्टीरिया में ही बोला कि जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसमें बहुत सारे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। कैसे फंक्शनल यूनिट्स, अभी बात करेंगे। उन्होंने कहा ऐसी चीजें जो फंक्शन करें वो क्या कहला रही हैं, ऑपरेंस कहला रहे हैं। An operand consists of minimum 4 types of gene regulator, operator, promoter and structural। अब क्या होता है कि एक ऑपरोन में, है ना, एक ऑपरोन में मिनिमम 4 तरीके की जीन्स होती है। मतलब जेनेटिक मटेरियल में भी, पूरे डीएनए में भी, जो हम अभी तक पूरे चैप्टर में हम केवल जीन पढ़कर आए, इस जीन के भी आगे पीछे कुछ चीजें लगी रहती हैं। मतलब कहने का मतलब जो हम ये सोच रहे थे कि भाई डीएनए केवल जीन से क्यों नहीं बन जाता, है ना,
डीएनए केवल जीन से ही क्यों नहीं बन जाता? डीएनए में केवल क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं उसमें हम जैसे यूकैरियोट्स में देख रहे थे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स वाली बात थी, वो भी देखने को मिली है ना, कैपिंग और उसमें टेलिंग वगैरह में भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ हो रही थी। तो जैसे कैपिंग और टेलिंग हो रही थी तो उसके लिए क्या था, वो इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा था। क्या टेलिंग से आपका क्या कहते हैं टर्मिनेटर कॉम्प्लेक्स बना रहा था या फिर रिलीजिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा था। तो वैसे ही क्या है बेटा, एक जीन के लिए भी, एक प्रॉपर पूरे जीन के लिए भी, उसको फंक्शन करने के लिए भी उसके हमने देखा कि 4 तरीके के और यूनिट्स होते हैं। ठीक है, उन पूरे जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या फिर आरएनए में कौन कौन से बेटा रेगुलेटर होगा। ठीक है, एक रेगुलेटर होगा, एक ऑपरेटर होगा, एक प्रोमोटर होता है और एक स्ट्रक्चरल होता है। तो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में तो आप सब कुछ जान चुके हो। ठीक है, एक आएगा रेगुलेटर जो उसको देखेगा कि कब एक्सप्रेस होना है कब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर जो उस जीन का ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, है ना, पहले ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो ऑफ कोर्स एक ऑपरेटर होगा, एक प्रोमोटर जो उसे हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, एंड देन योर स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो रेगुलेटर जीन का क्या फंक्शन है बेटा? रेगुलेटर जीन का फंक्शन है फॉर्म्स अ बायोकेमिकल फॉर सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन। तो मोस्टली देखो जीन्स का काम होना है क्या, वो नेचुरली एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेचुरली अगर जीन बन गया है तो नेचुरली वहाँ पे उनका काम आ गया कि उनको अगर वैसी मशीनरीज मिली, वो बाकी सारी एंजाइम्स मिले, ठीक है, आपको न्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं चार्ज न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स मिलते रहे, तो वो फटाफट क्या बनाते जाएंगे, वो क्या कहते हैं अपना एक्सप्रेस करते जाएंगे, अपने को ट्रांसक्रिप्ट करते जाएंगे। तो इसको रोकना पड़ता है, इसको अलग से रोकना पड़ता है। तो इसको अलग से रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है, रेगुलेटर जीन होता है। तो रेगुलेटर जीन का एक्चुअली में क्या काम है, उसको सप्रेस करना एक्टिविटी को, उसको जीन जो है उसको हमेशा काम ना करे, वो इस चीज पे ध्यान रखना है, उसके रोकथाम लगानी है ना, लगाम लगाने का काम है रेगुलेटर जीन का। फिर उसके बाद आता है आपका ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या है, रिसीव्स द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन, है ना। जो भी रेगुलेटर जीन है उसने कुछ मान लीजिए प्रोडक्ट बनाया ट्रांसलेट होने के बाद, ठीक है, सॉरी ट्रांसक्रिप्ट होने के बाद कोई प्रोडक्ट बनाया। अब ये प्रोडक्ट जाता है किस पे, ऑपरेटर जीन पे। ठीक है, ऑपरेटर जीन पे जाता है। ये ऑपरेटर जीन पे जाने के बाद क्या होगा, इट अलाउज द फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑपरेशन व्हेन इट इज नॉट कवर्ड बाय द बायोकेमिकल प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटर जीन। ठीक है, तो ऑपरेटर जीन क्या है, ऑपरेटर जीन कैसे, रेगुलेटर जीन कैसे वर्क करता है। देखो रेगुलेटर जीन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन क्या करती है, वो जाके ना एक तरीके से लॉक लगा देती है किस पे, ऑपरेटर जीन पे। मान लीजिए ये यहाँ पे प्रोटीन बनी और ये जाके यहाँ पे इससे बाइंड कर देती है ऑपरेटर जीन से। तो ऑपरेटर जीन से जब ये बाइंड कर देती है तो क्या होता है, ऑपरेटर जीन रुक जाता है। ठीक है, ऑपरेटर जीन रुक जाता है तो आपका आगे का जो ये स्ट्रक्चरल जीन का क्या होना चाहिए था, फंक्शनिंग होनी चाहिए थी, वो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो यानी ऑपरेटर जीन का क्या इधर से समझ में आया हमें, कि ऑपरेटर जीन पे अगर ये मैं लॉक हटा दूं तो वो क्या करने देगा, वो ट्रांसक्रिप्शन करने देगा। तो यही चीज लिखा है, व्हेन इट इज नॉट कवर्ड बाय द बायोकेमिकल प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटर जीन द फंक्शनिंग, मतलब इट अलाउज द फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन में। तो ऑपरेटर जीन तभी वर्क कर सकता है जब रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट उस पे आके बाइंड ना करे। ठीक है, द फंक्शनिंग ऑफ ऑपरॉन इज, ठीक है, ये ऑपरॉन ही तो नहीं था, ऑपरेशन की बोले। ठीक है, तो यानी ऑपरेंड की फंक्शनिंग को कौन रेगुलेट होने देता, कौन फंक्शन करने देता ऑपरेंड को, ऑपरेटर जीन करने लगता है। और जैसे ऑपरेटर जीन हमें बंद करना है, किसी भी जीन को काम करने से अब रोकना है, तो हम क्या करेंगे, रेगुलेटर जीन से प्रोडक्ट निकालेंगे और वो प्रोडक्ट क्या होगा, उससे बाइंड कर जाएगा आपके ऑपरेटर जीन से। तो हमारे को क्या मिलेगा कि जीन का एक्सप्रेशन रुक जाएगा। द फंक्शनिंग ऑफ एपरन इज स्टॉप्ड व्हेन द ऑपरेटर जीन इज कवर्ड। ठीक, ऑपरेटर जीन जैसे ही कवर्ड होगा तो स्टॉप हो जाएगा। प्रमोटर जीन,
प्रोवाइड्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू आरएनए। प्रमोटर जीन क्या कर रहा है बेटा? प्रमोटर जीन आपको वो पोजीशन या पॉइंट दे रहा है अटैचमेंट का आरएनए पॉलीमरेज से, रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन होना है तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए आपको आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किस तरीके से बाइंड करेगा? याद करो, सिग्मा फैक्टर। तो ये जो प्रोमोटर क्या है? सिग्मा फैक्टर, है ना। किससे याद रखोगे? सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर के लिए जो जीन है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोमोटर जीन। तो प्रोमोटर जीन वो पॉइंट प्रोवाइड करता है जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज आपका क्या हो जाए? एमआरएनए, सॉरी डीएनए या एमआरएनए बना सके बाय बाइंडिंग आपका क्या? जीन, है ना, ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब एमआरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, और फिर इन स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है एमआरएनए से। एमआरएनए से ट्रांसलेशन हो जाता है इसका क्या कहते हैं? प्रोटीन बनाने में। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बैक्टीरिया में काम किया था, तो तुम बैक्टीरिया में देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रमोटर जीन है, एक आपको इंड्यूसर जीन दे रखी है, ठीक है। एक अगेन आपको क्या कहते हैं? प्रमोटर जीन दिखाई दे रही है, एक आपको ऑपरेटर जीन दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल, या ऐसे, ठीक है। ZYA ये क्या है? स्ट्रक्चरल, ठीक है। ये बेटा स्ट्रक्चरल जीन है। ये देखो O है ना, और O पे देखो क्या हुआ? ये आपका जो रेगुलेटर जीन था, ठीक है, जिसे इंड्यूसर बोल रहे हैं, उसने क्या किया? उसने एक एमआरएनए, यानी इसके लिए भी पहले क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। रिप्रेसर आरएनए। कैसा एमआरएनए बना? रिप्रेसर आरएनए बना। इस रिप्रेसर आरएनए से क्या प्रोडक्ट निकला? प्रोडक्ट निकला कौन सी प्रोटीन? रिप्रेसर प्रोटीन निकली। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या होती? देखो ऑपरेटर से बाइंड कर रही कि नहीं? ये क्या है आपका? ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर से बाइंड कर रही तो रोक दे रही है, ऑपरेटर से बाइंड करने से रोक दे रही है। तो अगर ये जो प्रोमोटर है जो कि क्या करता बेटा? बाइंड्स विद, या बाइंड्स विद नहीं, ट्रांसक्रिप्ट फॉर इनिशिएटिंग फैक्टर लाइक सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा जैसे इनिशिएटिंग फैक्टर्स को ट्रांसक्रिप्ट करता, तो वो करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो करेगा तो भी क्या होगा? ये ऑपरेटर बंद है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं कर पाएगा आपका किससे बेटा? ZYA से, ठीक है। तो ये है। और वहीं आप अगर देखो कि अभी क्या है? रिप्रेशर एमआरएनए है। रिप्रेशर आरएनए से क्या हो रहा है? रिप्रेशर एमआरएनए बनता है रेगुलेटर जीन से, और उसके बाद ये आई, यहाँ पे जो है आई, ये किस चीज के लिए है? ये इनहिबिटर, इनहिबिटर रोक रहा है ना, तो ये इनहिबिटर का काम कर रहा है, ठीक है। फिर एक इंड्यूसर प्रोटीन आती है, वो इंड्यूसर प्रोटीन क्या कर रही है? इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जा रही है बेटा, इसको रोक दे रही है। यानी जब भी मुझे चाहिए कि क्या करे? ये जीन वर्क करे, तो पहले मुझे इस वाले सिस्टम को रोकना पड़ेगा, जो रेगुलेटर जीन है उसको रिप्रेस करना पड़ेगा। तो इस रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करनी पड़ता है? मेरे को खराब करना पड़ता है। किसकी हेल्प से? इंड्यूसर की हेल्प से। तो ये इंड्यूसर आके इससे क्या करता है? बाइंड करता है, खराब कर देता है, इसका फोकस चेंज कर देता है, फोकस चेंज कर देता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ और चीज़ दिखाऊं। तो ये अब हट गया, तो ये ऑपरेटर के पास नहीं जा पाता है। ये ऑपरेटर के पास नहीं जाता है, तो फिर अगेन आपका क्या होता है? प्रोमोटर आपका क्या बनाएगा? इनिशिएटिंग फैक्टर बनाएगा। इनिशिएटिंग फैक्टर से क्या होगा? आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और ऑपरेटर से इनिशिएट कर देगा आपका क्या? एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि लैक ऑपरन जो था बेटा, लैक ऑपरन जो भी बोलो आप, ठीक है। लैक ऑपरन जो है आपका स्कीरिया कोलाई में क्या है? इंड्यूसिबल ओपरन सिस्टम विच, सॉरी, विच वाज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मर्नौत।
ठीक है। तो जैकब और मर्नॉड ने 1961 में क्या देखा कि इस तरीके का मतलब जीन सिस्टम देखा, रेगुलेटरी जीन सिस्टम देखा बैक्टीरिया में। कौन से वाले? एस्कीरिया कोलाई में। देखो अगेन मैंने बोला ना, एस्कीरिया कोलाई पे ही सब क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एस्कीरिया कोलाई पे एक्सपेरिमेंट करा तो उनको क्या मिला? लैक ऑपरॉन मिला। ठीक है। तो ये किस तरीके का था बेटा? इंड्यूसिबल ऑपरॉन, मतलब जिसको हमें इनिशिएट करने की जरूरत थी, जिसको हमें क्या करना था, यानी ये पॉजिटिव टाइप की थी। कैसा है ये? पॉजिटिव टाइप का रेगुलेशन था, पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है। पॉजिटिव रेगुलेशन टाइप का मतलब इंड्यूस, इसको इनिशिएट करने की, बार बार मतलब चालू करने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत थी। ठीक है। तो ये चीज़ किसने ढूंढी है? आपकी जैकब और मर्नॉड ने। इट हैज़ 3 स्ट्रक्चरल जीन, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स थे इसके पास। कौन कौन से? और क्योंकि आपका यूकैरियोट्स में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो कैसा होता है बेटा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, है ना। एक प्रोटीन से इसका पेट नहीं भरेगा, इसको चाहिए बहुत सारे मल्टीपल प्रोटीन एक ही जीन से। तो इसके पास जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वो ZYA, है ना, 3 होती है। कौन कौन सी? ZYA। इन द इंड्यूसिबल ऑपरन द स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब अ पॉलीसिस्टोनिक mRNA, है ना। तो जो mRNA मिलेगा वो किस तरीके का होगा? पॉलीसिस्टोनिक टाइप का होगा, जो कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स के लिए क्या करेगा बेटा? ट्रांसलेट करेगा। विच प्रोड्यूसेस 3 एंजाइम, 3 एंजाइम्स मिलते थे उससे। कौन कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइड प्रीमेज और आपका गैलेक्टो ट्रांस एसाइटिलेज रिस्पेक्टिवली। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो ये किस तरीके की लैक ऑपरेंट, किस तरीके का आपका, ये देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं तुमको। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक। तो क्या कहते हैं, जो लैक ऑपरेंट है आपका वो क्या है? पॉलीसिस्टोनिक टाइप का एक तो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है। जिसपे आपको ZYA 3 आपको जीन्स मिल रहे हैं। किसके लिए? 3 अलग अलग mRNA के लिए। ठीक है। 3 अलग अलग mRNA नहीं, 3 अलग अलग प्रोटीन के लिए। mRNA एक ही बनेगा पर वो किस टाइप का होगा? उस पे 3 तरीके के प्रोटीन के लिए आपके पास क्या कहते हैं, कोडोन्स होंगे, है ना। तो अब वो 3 टाइप के कौन से एंजाइम्स निकाल रहे हैं? जेड वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड वाला बेटा आपका क्या कर रहा है? जेड या जी वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई वाला आपका किसके लिए है? गैलेक्टोसाइड प्रीमेज के लिए। ए वाला आपका किसके लिए बेटा? सॉरी, ये रहा। ए वाला आपका गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसाइटिलेज के लिए, है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना। ठीक है। यहाँ पे बना लैक mRNA, लैक mRNA जैसे ही बना वैसे ही देखो, Z से आपको क्या मिला? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है। Y से आपको क्या मिला? प्रीमेज। और A से आपको क्या मिला? ट्रांस एसाइटिलेज। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये पता है आपको मैचिंग में भी पूछ लेगा, हमने किया भी है। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जाके देखो, हमने जो 2023 वाला जो क्वेश्चन पेपर किया है, 2023 या 2024 वाले में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसी बेसिस पे क्वेश्चन आया कि जेड वाला जो है वो किसके लिए क्या कहता है बेटा? ट्रांसलेट करता है। वाई वाला किसके लिए और ए वाला किसके लिए? ठीक है। तो या उनसे कौन से एंजाइम्स मिलते हैं, हमें उन जीन से कौन से एंजाइम्स मिलते हैं, इस बात पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो बेटा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड क्या देता है बेटा? ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है। यानी कि जो लैक्टोज आया है, लैक्टोज को क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है। क्या मतलब हुआ? जो अभी आपने क्या कहते हैं, ओपरन को देखा, ओपरन में क्या दिखा रहा है कि ओपरन में अलग अलग एंजाइम कि mRNA जो है वो अलग अलग एंजाइम से बना रहा है बेटा। कौन सा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, प्रीमेज और ट्रांस एसाइटिलेज। ठीक है। ये जो आपके क्या कहते हैं एंजाइम्स हैं, ये इनका फर्दर कोई ना कोई तो फंक्शन होता होगा। एंजाइम्स ऑफ कोर्स क्या करते हैं? किसी ना किसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रन करवाते हैं। ठीक है। तो वो कौन सी रिएक्शन है ये जान लो। ठीक है। तो आपका जो जैसे लैक ऑपरन है, इसमें जो आपका लैक ऑपरन में बेटा जो लैक वर्ड है वो किससे आया है? लैक्टोज से। ठीक है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज आपके शुगर है। ठीक है।
कोई भी बैक्टीरिया है उसको अपने क्या चाहिए भैया बेटा, न्यूट्रिशन चाहिए। अपना न्यूट्रिशन चाहिए तो क्या चाहिए होगा उसे, शुगर चाहिए होगी अल्टीमेटली। तो शुगर ले रहा है, जैसे कि आपका लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो भी बैक्टीरिया लैक्टोज ही लेते हैं, है ना, दही वाले जो हो गए, ठीक है। तो हम इसमें इकोलाइक में देख रहे हैं तो वहां पे भी प्रेजेंट होगा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में इस तरीके का सिस्टम ऑपरेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो लैक ऑपरेंट है वो क्या होगा बेटा, इसमें देखो लगातार क्या हो रही थी, हमने ये देखा था कि ये नेगेटिव टाइप का रेगुलेशन होता है। तो लगातार इसमें क्या हो रहा है कि जो एमआरएनए है कहाँ से, इनहिबिटर वाले पोजीशन से क्या हो रहा है, लगातार रिप्रेशर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेशर है ये बाइंड कर जा रहा है किससे, ऑपरेटर से, है ना। तो जब क्या होता है ये बैक्टीरिया जो है आपका, ठीक है, ये बैक्टीरिया आपके ऐसे सराउंडिंग में आता है जहाँ पे क्या है बेटा, ऐसे मीडियम में आता है जहाँ पे आपका लैक्टोज प्रेजेंट है। तो उस मीडियम में क्या होता है, लैक्टोज होने की वजह से ये जो आपका रिप्रेशर प्रोटीन है वो कैसा होता है, डिनेचर्ड हो जाता है, या नॉन फंक्शनल हो जाता है ना। तो नॉन फंक्शनल होने की वजह से क्या होता है, नॉन फंक्शनल होने की वजह से अब क्या होगा, खराब हो गया। खराब हो गया तो क्या होगा, इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, है ना, जरा सा भी स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आएगी और वो प्रोटीन आपकी फंक्शनल नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो वो प्रोटीन कब कब फंक्शनल नहीं है, जब आपका लैक्टोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सराउंडिंग में, या फिर लैक्टोज की सराउंडिंग में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, बाइंड नहीं कर पाएगा और आपका क्या चलेगा, फिर ऑपरेटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और क्या होगा, आपका एमआरएनए बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो एमआरएनए बनते ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज, प्रीमेज और ट्रांसएसाइटलेज आ गया। अब ये देखना है कि लैक्टोज आया है तो क्या होगा। अब क्योंकि ये शुगर है तो ऑफकोर्स शुगर का मेटाबॉलिज्म होना है और शुगर से क्या मिलाना है, अल्टीमेटली एटीपी, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये जो लैक्टोज आया है आपके पास, ठीक है, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, उसको क्या कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक करना, ठीक है। लैक्टोज कैसी आपकी डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड मतलब दो यूनिट से बनी है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दो मोनोसैकेराइड से बनी है बेटा, कौन सी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो वो अपने क्या कहते हैं, मोनोमर यूनिट्स में ब्रेक हो गया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है, अपनी जिस यूनिट से बना हुआ था हाइड्रोलिसिस के बाद। और हाइड्रोलिसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि आपको एंजाइम दे दिया, एंजाइम का फंक्शन पूछ लेगा, ठीक है। प्लस ये दे सकता है, जीन दे सकता है आपको, है ना। और जीन देने के बाद आपसे पूछ सकता है कि ये जीन किस चीज़ के लिए ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपका फिर उसके बाद देखते हैं बेटा प्रीमेज। प्रीमेज जैसा नाम सजेस्ट करता है, प्रीमेज, प्रीमेज से क्या बन सकता है, परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी। अब ये जो लैक्टोज है आपका, ये लैक्टोज को सेल के अंदर, ये जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल के अंदर जाने हैं। तो ये सेल के अंदर जाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या कहते हैं, उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, है ना, जैसे ही ऑपरेटर जीन, तो भाई एक जीन बनता जा रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स और लैक्टोज की रिक्वायरमेंट होगी। तो लैक्टोज की रिक्वायरमेंट होने के लिए देखो क्या हो रहा है कि जो ये प्रीमेज एंजाइम है ये परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दे रहा है ना, इंक्रीज फॉर लैक्टोज इनटू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे ही प्रीमेज एंजाइम आपका बढ़ता है, और फिर और ज़्यादा क्या होता है, लैक्टोज एंटर करने लगता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आखिरी जो है आपका ट्रांसएसाइटलेज। ट्रांसएसाइटलेज जो होता है बेटा, ट्रांस, ये याद रखते हो, ठीक है, ट्रांसएसाइटलेज, ठीक है। ट्रांसएसाइट, ट्रांस मतलब ट्रांसफर करना, ठीक है, ट्रांसफर। एसाइटलेज मतलब एसाइटल ग्रुप का, ठीक है, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप का, ठीक है। तो ट्रांसएसाइटलेज क्या होता है, ठीक है, ट्रांसएसाइटलेज, ट्रांस से क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर, ठीक है,
ट्रांस से ट्रांसफर हो गया, एसिटाइल से एसिटाइल, ठीक है। तो ये ट्रांसफर कर रहा है एसिटाइल ग्रुप को किस पे बेटा, शुगर पे। तो कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया जरूरी है अच्छी शुगर के पास जाए, कोई ऐसी शुगर हो सकती है जिससे क्या, जैसे एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि लैक्टोज और एलोलैक्टोज के, लैक्टोज और एलो लैक्टोज के प्रेजेंस में आपका क्या होता है, ऑपरेटर जीन वर्क करने लग जाता है, यानी कि वो रिप्रेशर जो है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, और लैक्टोज और एलोलैक्टोज के प्रेजेंस में आपका क्या होगा, आगे का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। तो जब ट्रांस एसाइटिलीज आता है तो ट्रांसफर होता है एसिटाइल ग्रुप का शुगर पर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है किससे, एसिटाइल ग्रुप किससे आता है, एसिटाइल कोएंजाइम ही से, है ना। अपना रेस्पिरेशन अगर 11th का याद कर पा रहे होगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता था, एसिटाइल लिंक रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी, है ना। हालांकि मतलब केवल ग्लाइकोलिसिस, बट इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है डिटॉक्सिफिकेशन का, कि जो बेकार क्या कहते हैं शुगर्स हैं उनसे क्या ना हो, बैक्टीरियल सेल का खराबी ना मिले, या मतलब कोई इस तरीके की डिफॉर्मिटी ना आ जाए, है ना। बचा के भी रखना है ना। जैसे हम लोग भी खाने में ऑयल लेते हैं, कुछ इस तरीके के ऑयल फैट होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल, है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो वैसे ही बैक्टीरिया में भी क्या है बेटा, ये ट्रांस एसाइटिलीज है जो क्या कर रहा है बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है बाय एडिंग एसिटाइल ग्रुप टू द शुगर, जो कि कैसी है, अच्छी नहीं है, बैड शुगर लिख देते हैं हम, है ना, बैड शुगर, ठीक है। तो बैड शुगर को क्या कर रहा है, वो कंज्यूम करने के लिए ट्रांस एसाइटिलीज का यूज कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले आपका प्रीमेज वर्क करता है, प्रीमेज से क्या होगा बेटा, प्रीमेज से आपका परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, किसकी, शुगर की, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडीज, है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है, बीटा हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू, ये पूरा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ये पूरा आपको याद रखना, केवल हाइड्रोलिसिस से काम नहीं चलेगा, किसमें ब्रेक हो रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है बेटा। तो ये पूरी चीज आपने ध्यान से अच्छे से समझनी है और लर्न कर लेनी है, ठीक है। तो तीनों के फंक्शन हो गए आपके पास, ठीक है, ये तीनों के फंक्शन आपको समझ में आ गए, ठीक है। तो ये दोनों तो हमेशा काम करते रहते हैं, जब बेकार शुगर आती है तो ट्रांस एसाइटिलीज भी क्या करेगा, वर्क करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, किसके, बैक्टीरिया के, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका जो सिस्टम है ऑपरेन का, इस तरीके से वर्क करता है। तो हमने बात करी थी कि ऑपरेन जो है आपका कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक नेगेटिव वाला, एक नेगेटिव रेगुलेशन वाला, और आपका पॉजिटिव रेगुलेशन वाला, है ना, यही बात करी। तो आप बताओ कि जो ये लैक ऑपरेन है, लैक ऑपरेन की बात करें तो लैक ऑपरेन जो है आपका नेगेटिव वाला हो गया या पॉजिटिव वाला हो गया, नेगेटिव रेगुलेशन में आएगा, किसमें आएगा बेटा, नेगेटिव रेगुलेशन में। क्यों आएगा नेगेटिव रेगुलेशन में, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है उसमें, रिप्रेशर बन रहा है कंटिन्यूसली, रिप्रेशर इज formed continuously, ठीक है। तो रिप्रेशर लगातार बनने की वजह से ये कैसा है, नेगेटिव रेगुलेशन है ना। हमेशा क्या होगा कि इसको हमें जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे इसको वर्क कराना है तो मुझे इंड्यूसर की हेल्प लेनी पड़ेगी, इंड्यूसर इज रिक्वायर्ड, इंड्यूसर इज रिक्वायर्ड, है ना। यहाँ पे इंड्यूसर क्या था, लैक ऑपरेन में, ठीक है, लैक ऑपरेन में आपका इंड्यूसर था बेटा लैक्टोज, है ना। लैक्टोज ऐसा था कि जो क्या कर रहा था, रिप्रेशर को बिगाड़ दे रहा था, और बिगाड़ने की वजह से क्या हो रहा था आपका, ये इंड्यूस क्या कहते हैं,
इंड्यूसर जीन जो मतलब क्या कहते हैं, इंड्यूसर जो है आपका लैक्टोज, ये रिप्रेशर को खराब कर दे रहा था, जिसके वजह से ऑपरेटर फ्री मिल रहा था आरएनए पॉलीमरेज को फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव रेगुलेशन। तो अगर क्वेश्चन आए कि लैक ऑपरेंट जो है वो किस तरीके का रेगुलेशन शो कर रहा है, तो नेगेटिव रेगुलेशन कर रहा है, इंड्यूसिबल, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, इसको इंड्यूस करना पड़ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इंड्यूसिबल ड्यूसिबल रेगुलेशन। ठीक है, इंड्यूसिबल या फिर नेगेटिव रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव रेगुलेशन, देखो वहाँ पे आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे रेगुलेशंस की बात बताइए, टीआरपी, एआरए, है ना, हिस्टामिन, वलीन, ये सारे, है ना। तो पॉजिटिव का एग्जाम्पल आता है आपका टीआरपी, क्या कहते हैं, ऑपरेंट का, है ना। तो थोड़ा सा बस हिंट दे रही हूँ यहाँ पे, है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं इस चीज़ को। टीआरपी आपका क्या है, ट्रिप्टोफैन, टीआरपी स्टैंड्स फॉर, जैसे लैक यहाँ पे लैक्टोज के लिए था, ट्रिप यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के लिए है बेटा। ट्रिप्टोफैन क्या होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड है, ठीक है, एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड की प्रेजेंस में पॉजिटिव रेगुलेशन वाले जो ऑपरेंट होते हैं वो कंटिन्यूसली फंक्शन करते हैं, फंक्शनेबल कर देते, फंक्शनेबल फॉर मेकिंग एंजाइम्स। हमेशा ये क्या करेंगे कि लगातार आपका इसमें एंजाइम्स फॉर्म, जैसे यहाँ पे नहीं बन पा रहा था लगातार रिप्रेशन होने की वजह से, वहाँ पे हमेशा क्या होता है बेटा, वहाँ हमेशा एंजाइम बनता रहता है। ठीक है, तो वहाँ हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, रिप्रेशर इज रिक्वायर्ड, है ना, रिप्रेशर इज रिक्वायर्ड। तो इस वजह से इस तरीके के रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल रेगुलेशन। ठीक है, तो जैसे ट्रिप्टोफैन, टीआरपी, ऑपरेन, आपका आपको समझाने के लिए इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको टीआरपी ऑपरेन का बताया कि जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है किसकी बेटा, ऐसा देखो हमारी बॉडी में भी होता है ना। हॉर्मोन्स में आपने क्लास 11th में हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। तो जब भी बॉडी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है, हमारा सिस्टम मेटाबॉलिज्म क्या होने लगता है, उस चीज़ को वर्क करने के लिए रोक देता है। हमें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ज़रूरत से कम भी नहीं चाहिए, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है बॉडी मेंटेन करती है बाय, देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। तो ये पॉजिटिव जो रेगुलेशन है उसको किस तरीके से, जब कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफैन की बढ़ जाती है तो बैक्टीरिया इसके लिए क्या होता है, बैक्टीरिया जो लगातार अभी एंजाइम बना रहा था रोक देता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा रुका हुआ है, तो जैसे ही लैक्टोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से दोनों रेगुलेशन ऑपरेट होते हैं, यानी इसी तरीके से जो पॉलीसिस्टोनिक जीन है, यानी ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, पॉलीसिस्टोनिक जीन। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक जीन इस दो तरीके से बेटा क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं बैक्टीरिया में, जो कि हमने अच्छे से समझ लिए, है ना। ठीक है, तो टीआरपी भी दे रखा है, एआरए भी दे सक रखा है, और आपका, है ना, ऐसे ही और कौन कौन से, तो बाकी के आप बताओ कि एआरए, ऑपरन, ठीक है, वेलिन और हिस्टिडीन, ये सारे ऑपरेंट कौन से इसमें जाएंगे। ठीक है, कौन सा नेगेटिव वाला है, कौन सा पॉजिटिव वाला है, ये कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस हुज एडिशन, ऐसा ऐसा चीज जिसके वजह से इंड्यूस कर जाए एंजाइम का बनना, यानी स्टार्ट हो जाए, इनिशिएशन हो जाए एंजाइम का बनना, इज कॉल्ड इंड्यूसर। जैसे कि लैक में, लैक ऑपरेंट में लैक हो गया, लैक्टोज, सॉरी, लैक्टोज हो गया। ठीक है, इट इज अ केमिकल, ये कैसा होगा बेटा, ऑफकोर्स केमिकल नेचर का होगा, है ना, क्योंकि क्या होता है, देखो प्रोटीन है या फिर एंजाइम है, ये सब अल्टीमेटली क्या है, केमिकल्स ही है। तो कोई ना कोई और केमिकल आ रहा होगा जिसके वजह से ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, विच अटैचेस टू द रिप्रेशर एंड चेंजेस इट शेप। क्या चेंज आ रहा है, मैंने बताया ना, प्रोटीन कब काम नहीं करता, जब उसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अगर क्लास 11th की बायोमोलिक्यूल चैप्टर को याद कर सको, तो उसका सेकेंडरी और टर्जरी जो शेप होता है वो चेंज होने की वजह से वो फंक्शनल नहीं रह पाता है। दैट रिप्रेशर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, और फिर उसके वजह से वो क्या नहीं कर पाता बेटा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता। रिप्रेशर जो है लैक ऑपरेंट का, वो कैसा है,
टेट्रामेरिक प्रोटीन है। टेट्रामेरिक, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, ठीक है। टेट्रामेरिक प्रोटीन है, इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स ईच हैविंग। मान लीजिए ये आपका रिप्रेशर है, ठीक है, ये आपका रिप्रेशर है। तो ये रिप्रेशर जो है आपके 4 यूनिट, जैसे हमने क्या कहते हैं, हिस्टोमर का ऑक्टोमेर देखा था ना, तो वैसे ही ये क्या है, ये भी क्या है, टेट्रामेरिक है। वो ऑक्टोमेर था, ये क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कैसा था? हिस्टोन यहीं से याद कर लेते हैं। हिस्टोन कैसा था? 8 सब यूनिट से बना हुआ था, सब यूनिट से बना हुआ था, जिसकी वजह से इसको बोल रहे थे ऑक्टामेर, ठीक है। तो ऑक्टामेर बोल रहे थे इसको, और तो ये 4 से बना हुआ है, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसको टेट्रामेरिक प्रोटीन बोल रहे हैं। इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, मॉलिक्यूलर वेट जिसका लगभग 40,000, हमारे अभी काम का नहीं है, एग्जाम में आ गया तो अलग बात है, वैसे तो नहीं पूछेंगे। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो होगी। 40,000 क्या कहते हैं तुम्हारा, उसका एटॉमिक वेट बताया हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी। इफ लैक्टोज इज एडेड, अगर लैक्टोज ऐड कर दिया जाता, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं लैक्टोज को, तो क्या होता है, रिप्रेशर इज रेंडर्ड इनएक्टिव, सो मतलब चेंज हो गया है ना, शेप चेंज हो जाती है, बिगड़ जाता है ना। ऐसा कोई भी मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आप दूसरा जैसे केमिकल कुछ और डालते हो, चीज़ें चेंज होने लगती है, ठीक है। दैट इट कैन नॉट अटैच टू द ऑपरेटर जीन, मतलब वही चीज़ बताई हुई कि कैसे मतलब लैक्टोज क्या हो रहा है, इस रिप्रेशर को काम करने नहीं दे रहा। तो आप समझ में आ गया कि जैसे हमने शुगर डाला, ये प्रोटीन क्या होती है, मान लीजिए ये इसका नेचुरल स्ट्रक्चर था, पर लैक्टोज डालते ही ये प्रोटीन ऐसी हो गई है ना, शेप चेंज हो गई इसकी, है ना, सिकुड़ गई या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ये प्रोटीन अब काम करने लायक नहीं बची। तो ये एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए आपका ऑपरेटर जीन से फिर आराम से बन जाता है, ठीक है। तो ये रही बात आपके लैक एप्रॉन की। फिर आगे चलते हैं हम अपने, ठीक है। तो आपने इसमें ध्यान क्या रखना है कि लैक्टोज एलोलैक्टोज दोनों बताए हुए एनसीईआरटी ने, तो अगर एलोलैक्टोज भी आ गया तो भी आपका आपका लैक ऑपरेंट वर्क करेगा, कोई भी शुगर हो सकती है, ठीक है। तो शुगर के लिए मतलब आपने लैक्टोज और एलोलैक्टोज, अगर ऑप्शन में आ जाता है कि लैक ऑपरेंट का इंड्यूसर लैक्टोज है, एलोलैक्टोज है, या बोथ है या नन, तो आपने बोथ पे ही क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि कौन से एंजाइम जो हैं वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि कौन सा जो जीन है वो किस एंजाइम को सिंथेसाइज कर रहा है ना, तो वो भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से, और ये पूरा लैक ऑपरेंट नेगेटिव क्या कहते हैं, रेगुलेशन वाला है, ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अब देखो जब आपका क्या हुआ, आपका जब क्या कहते हैं, सारी चीज़ें जेनेटिक्स एक तरीके से मेंडल के टाइम से स्टार्ट हुई, और अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, है ना, 1961 के बाद वाले एरास की बात करें, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, काफ़ी नॉलेज मिल चुकी थी हमें जीन्स की, है ना। हरगोबिंद खुराना की वजह से, मार्शल की वजह से, नीरनबर्ग की वजह से हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिल चुकी थी जेनेटिक कोड के बारे में। हमें क्या कहते हैं, क्रिक वगैरह और उन सब के मैक्लोड वगैरह के एक्सपेरिमेंट से हमें एंजाइम्स भी मिल गए थे, है ना, कि क्या कहते हैं, कौन सा डीएनए को ब्रेक कर सकता है, कौन सा आरएनए को ब्रेक कर सकता है, कौन सा प्रोटीन को ब्रेक कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें पता चल गई थी। तो हमें अब क्या चीज़ था, अब कोई भी चीज़ नॉलेज जो है ना, हमें किस चीज़ के लिए चाहिए होती, ताकि हम अपनी लाइफ को और अच्छा कंफर्टेबल बना सकें, और अच्छा उसमें सुधार ला सकें, है ना। मतलब हम अपने लिए ही कोई भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, चाहे आज भी कोई भी काम कर रहे हैं, सब सारा काम हमारी केवल अपने चीज़ों को एनहेंस करने के लिए। तो ये जो फील्ड थी, ये कौन सी फील्ड बनी फिर आगे चल के, ये जेनेटिक्स की बायो इन्फॉर्मेटिक्स बनी, है ना। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या करता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसी के अंदर आता है, ठीक है। और ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ह्यूमन का जो जीनोम है, यानी वो वाला आधा आपका डीएनए जो क्या करेगा, यानी कि एन, है ना, जीनोम में स्टैंड्स फॉर
2n से n, केवल n। तो हाफ जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में सारी स्टडी करी गई, ठीक है। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए। अब समझ में आ गया कैसे आइसोलेट करना है। हमने ये भी समझ में आ गया कि भाई सेल को क्या कर दो, खत्म कर दो। तो सेल को खत्म करने के बाद भी जेनेटिक मटेरियल खत्म नहीं हो रहा था, है ना, लिपोलाइसिस, प्रोटीन लाइसिस, है ना। तो सेल के लाइसिस से भी क्या हमने देखा था कि जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। तो हमने जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना सीख लिया। फिर हमने क्लोन भी करना सीख लिया कि हमने डीएनए पॉलीमरेज निकाल लिया, आरएनए पॉलीमरेज निकाल लिए, हमने सारे एंजाइम्स निकाल लिए। तो हम जैसे उन्होंने क्या कहते हैं, अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा लास्ट क्या कहते हैं लेक्चर में कि क्या था कि प्रोटीन सिंथेसिस सेल फ्री एनवायरनमेंट में बना रहे थे, वैसे ही डीएनए को सेल फ्री एनवायरनमेंट में हम अब बना सकते हैं, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस, अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1990, ठीक है। तो आफ्टर इस सारी डिस्कवरी के बाद 1960 में जो डिस्कवरीज हुई उसके 30 साल बाद हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसके अंडर आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बेटा, ठीक है। और इसका मेन एम क्या था, इस प्रोजेक्ट का मेन एम था कि जो आपका ह्यूमन जीनोम है उसको सीक्वेंसिंग डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस, है ना, उसका सीक्वेंस स्टडी करना है कि किस तरीके से हम जो बोल रहे हैं कि एडेनाइन होता है, थायमिन होता है, और क्या होता है आपका और आपका क्या होता है बेटा, आपका क्या कहते हैं ग्वानिसिन और साइटोसिन, ठीक है। तो हमने ह्यूमन जीनोम में इतना तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही समझ लिया था कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो हमें इसको सीरीज में लगाना है कि कितने ए हैं, ए के बाद क्या है, टी है कि जी है कि सी है। तो ये सारी सीक्वेंसिंग हमें स्टडी करनी थी अंडर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे क्या फ़ायदा होता, हमें आइडेंटिफाई करना था अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से 25,000 जीन्स के बारे में। जितने भी हमारे जीन्स थे ह्यूमन के अंदर उन सभी जीन का पता लगाना था, ठीक है, जीनोम में। डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ ऑल द बेस पेयर्स। अब क्या करना था कि जितने भी हमें क्या मिल गए हैं क्या कहते हैं डीएनए जो भी है हमारे पास, जीनोम जो है उसको सीक्वेंस में लगाना है, नंबर ऑफ ऑल बेस पेयर्स, ठीक है, सीक्वेंस में और नंबर में, है ना, पर्टिकुलर, ऐसे कोई रैंडम नहीं, ठीक है, कि ए के बाद कुछ भी आ रहा है, नहीं, ए के बाद अगर टी आ रहा है, टी जी सी, ये सारी चीज की सीक्वेंसिंग हमें स्टडी करनी थी नंबर बाय नंबर, दैट मेक जो कि जीनोम ह्यूमन जीनोम को बनाता है। तो क्या करना है पहले कि उस पूरे डीएनए, अब हमने ये तो देखा है ना कि पूरा डीएनए में से क्या नहीं होता, सभी पार्ट फंक्शनल नहीं होते, सभी प्रोटीन नहीं बनाते, तो वो जीन कहलाते जो प्रोटीन बनाते। तो सारे जीन्स पता करने थे, तो लगभग 20,000 से 25,000 आपके जीन होने थे। और फिर हमें ये भी पता करना था कि चाहे लेकिन बाकी का भी ऐसा तो नहीं है कि फिर केवल जीन बना रहे तो मतलब बाकी चीज़ फालतू की है, नहीं, उसको भी स्टडी करना था, उसको भी सीक्वेंस में लाना था, ठीक है। तो ये एक आपका इन्होंने क्या दिखा रखा है, एक पर्सन है, ठीक है, उससे एक सेल ली गई, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी उसकी सोमैटिक सेल हो सकती है, उससे सेल ली गई, उस सेल को डिनेचर्ड किया गया और उसमें से हमने क्या निकाला बेटा, ह्यूमन का जीनोम निकाला, ठीक है। ये न्यूक्लियस है आपका, सॉरी, ये सेल है, कोई भी सेल, और सेल के न्यूक्लियस से हमने जीनोम निकाला, है ना। क्रोमोसोम जब क्या कहते हैं मेटाफेज पे होगा, मेटाफेज के टाइम पे हम सारे आधे क्रोमोसोम्स को क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे आधे या फिर क्या कहते हैं माइटोसिस करके जब सेल एन होगी तब, या तो तब ले लो, है ना। तो इट्स अप टू यू कि किस टाइम पे आप मतलब क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को कैप्चर कर रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा तब रहता है जब वो क्रोमोसोम फॉर्म में हो, है ना, ऐसे तो तुमका क्या पता आधा कौन सा आधा क्या है, ठीक है। तो जब माइटोसिस वाली फेज में, ठीक है, कि माइटोसिस हो जाए यानी टीलोफेज के बाद आप ले लो या फिर मेटाफेज में आप ले लो, ठीक है। तो
फिर लेके फिर देखो उसके सीक्वेंसिंग कर रही है। कंप्यूटर दिखाया, कंप्यूटर किस लिए है भाई? ये सारा जो डाटा है इतना बड़ा आपको 3 × 10⁹ यानी 300 बिलियन जो आपके क्या कहते हैं बेस पेयर्स जो हैं, इसको सीक्वेंसिंग में लाने के लिए आपको एटलीस्ट दिमाग में तो याद नहीं होने वाला, लिख के तो याद नहीं होगा, तो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में इस चीज़ को डाटा को हमें स्टोर भी रखना है। तो स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, ठीक है, देख लिया आपने। आइडेंटिफाई वेरियस जीन्स दैट कॉजेज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो हमने कहा ना हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं सारी चीज़, तो किस लिए कर रहे हैं कि भाई कितने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अभी हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा, क्या कहते हैं क्या कहते हैं फेनाइलकीटोनुरिया वगैरह देखा, थैलेसीमिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो थी उसके लिए हमें स्टडी करना था। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के लिए हमें अच्छे टूल्स चाहिए थे, है ना। और ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, मतलब कि यही जो डाटा आपको मिलेगा, जो भी डाटा का एनालिसिस होगा, इसको आप ट्रांसफ़र करोगे जो भी इंडस्ट्रीज, है ना। आजकल आपने देखा होगा कि मतलब क्या कहते हैं बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स निकाले जा रहे हैं कि मतलब ये इस फलाना ठिकाना केमिकल्स पे वर्क करता है, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनको भेजी जाती है कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को अलग अलग, ताकि वो क्या कर सके, वो जेनेटिकली मैन्युफैक्चर केमिकल्स बना सके। जिससे क्या होगा, अभी आप जब बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स में आएंगे तो हम देखेंगे कि सिंथेटिक इंसुलिन वगैरह जो होता है वो भी यूज़ होता है, तो वो इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सके मैनकाइंड के लिए, ठीक है। एड्रेस द एथिकल लीगल, एथिकल भी, लीगल एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इससे क्या होना चाहिए कि इससे एथिकली किसी चीज़ हार्म हो, है ना। कोई इमोशन इसके साथ क्या नहीं होना, है ना, इमोशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के दौरान, है ना। ये एथिकली क्या होना चाहिए, फंक्शन करने वाला होना चाहिए, एथिकली मतलब सही होना चाहिए, ठीक है। एथिकली करेक्ट होना चाहिए प्रोजेक्ट, लीगली भी करेक्ट होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ों का नहीं यूज़ होना चाहिए जो इलीगल हो, और मतलब कोई सोशल इश्यूज भी इससे नहीं बनने चाहिए दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखते हुए इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक है। किसने स्टार्ट किया? द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो किसने, ये एक क्वेश्चन बनता है कि किसने इस कोऑर्डिनेट किया या किसने स्टार्ट किया इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो यूएस सबसे आगे रहता है इन सब चीज़ों में, तो यूएस ने स्टार्ट किया बेटा। और डिपार्टमेंट का नाम था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे डॉक्टर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी आया, और हमें एक अच्छे बड़े डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के दोनों ने मिलकर क्या किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टेब्लिशमेंट करी। एडिशनल कंट्रीब्यूशन उसे कहाँ मिला? जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में भी बताया हुआ है कि एक बेस पेयर को भी स्टडी करने के लिए ना कम से कम कितने डॉलर लग रहे थे? यूएस के $3 लग रहे थे, है ना, केवल एक बेस पेयर के लिए। तो हमें तो पूरा ह्यूमन का जीनोम समझना था, यानी कि 3 बिलियन, तो 3 यानी कि कम से कम 9 बिलियन आपका खर्चा आ जाता केवल इसी प्रोजेक्ट को करने करने में। तो इस वजह से हमें मतलब उन लोगों को बाकी भी जापान, फ्रांस और जर्मनी, इन सब की भी क्या लेनी पड़ी, मतलब सहायता लेनी पड़ी, हेल्प लेनी पड़ी। और ये फाइनली ये जब सारा मतलब डीएनए का जीनोम का सीक्वेंस, ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस बना लिया गया, कौन कौन से जीन हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें स्टडी कर ली गई, तो ये फाइनली आपका कंप्लीट हुआ इन कंप्लीटेड इन 2003, 2003 में इसे कंप्लीट कर गया। स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन 1990। तो कितना गैप हो गया बेटा? 13 साल, ठीक है। 13 ईयर्स में इसको कंप्लीट कर लिया गया, है ना। तो अब क्या था कि इस प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करने के दो तरीके थे। दो तरीके क्या थे? या तो हम क्या करें कि एक साथ पूरे जीनोम को स्टडी करते जाए, ठीक है। एक पॉइंट से स्टार्ट करें,
5 डैश या 3 डैश, जो भी आप किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट करिए और फिर उसको पूरी सीक्वेंस के साथ आप क्या करो, स्टडी करते जाओ। ठीक है ना। स्टडी could be done could be done in a continuous ह्यूमन जीनोम के एक कंटिन्यूस सीक्वेंस को स्टडी करते हुए एक स्टडी करी जा सकती है। ठीक है, फिर इसमें से क्या कर सकते हो, एंड देन filtering the sequences that are functional। ठीक है, यानी कि फिर उसके बाद जब सारा आप ये सीक्वेंस लगा लो एक बार, फिर उसमें से जो जीन वाला पार्ट है फिर उसकी स्टडी करो, है ना। जो जीन वाला पार्ट है फिर उसकी स्टडी करो, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोशन। इस स्टडी को बोलते हैं सीक्वेंस एनो। ठीक है, ठीक ठीक बेटा। तो ये सीक्वेंस एनोटेशन में क्या था कि सीक्वेंस एनोटेशन में आप पूरा एक स्टार्ट करो, पूरी थ्रेड जो है अपने जीनोम की उसको स्टडी करते जाओ लगातार, और फिर जब एक सीक्वेंस आपके पास डाटा में स्टोर हो जाएगा फिर उसमें से ये स्टडी करो कि कौन कौन सा पार्ट है जो फंक्शनल है, जीन बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, या जो पार्ट mRNA बना रहा है, किसी भी तरीके से आप क्या कर दो, उस चीज को स्टडी करो। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के अलावा और क्या तरीका है इस स्टडी को करने का, दूसरा तरीका ये खोजा गया कि हम केवल पहले क्या करें, वो पार्ट डीएनए के सीक्वेंस करें, द पार्ट ठीक है। तो एक तरीका ये है कि केवल वो पार्ट, यानी कि ये जो हमने लगातार स्टडी करी वो सीक्वेंस को ना स्टडी करके केवल वो पार्ट, वो फ्रैक्शन उठा ले जीनोम का जो क्या कर रहा था, mRNA बना रहा था बेटा। ठीक है, ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम ले ले और उनको पहले से क्या कहते हैं, उनकी एक डाटा तैयार कर दे, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें केवल ज्यादा फोकस हमारा किस पे रहेगा कि कौन सा जीन आपका बनता चला जा रहा है। ठीक है, ठीक, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो रेस्ट बचा है, रेस्ट आपका जीनोम, रेस्ट जीनोम इज टू बी सीक्वेंस, फिर उसके बाद उसको सीक्वेंस में कर दे। ठीक है, तो ये दो तरीके के स्टडी के मतलब एक तरीके से तरीका है। ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी में बताया गया हुआ है कि क्या क्या कर सकते हो, कि भाई पहले तो सारा आप स्टडी कर लो डीएनए और फिर उसमें से जीन वाला पार्ट निकालो, और या फिर क्या करो कि केवल पहले जीन्स के बारे में पता कर लो कि जो जो mRNA बन रहा है, यानी जो जो एक्सप्रेसिबल है, तो एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस पहले निकालो, और फिर उसके बाद अपने आप अपना फिर बाकी का जो जीनोम है वो फटाफट स्टडी करा जा सकता है। तो ये दो तरीके थे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर स्टडी को करा गया बेटा। ठीक है, द बेसिक स्ट्रेटजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड फंक्शनल एनालिसिस। तो बेसिक क्या था कि सबसे पहले मैप करना है, मैप मतलब कि कहाँ कहाँ आपके क्या कहते हैं जीन्स हैं, mRNA जहाँ जहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं वो मैपिंग करना है, वो पार्ट डीएनए का जो जो क्या कहते हैं जीनोम का वो पार्ट जो जीन एक्सप्रेस कर रहा है वो मैपिंग करनी है, देन उसकी सिक्वेंसिंग करनी है, और फिर उसका ये देखना है कि वो किस फंक्शन के लिए है। ठीक है, उससे क्या कौन सी प्रोटीन निकल रही है किस तरीके से। तो ये काम था आपका, ये बेसिक बेसिक फंडा था जिसके लिए आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी। मैपिंग इज टू प्रिपेयर जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स, जेनेटिक भी और फिजिकल मैप्स ऑफ जेनेटिक कैसे कि मतलब उसका कोड निकालना। ठीक है, किस जेनेटिक कोड निकालना बेटा, और दूसरा आपका फिजिकल मैप्स लाइक ऑन विच क्रोमोसोम,
ऑन विच क्रोमोसोम आपको क्या कौन से जीन्स मिल सकते हैं, मतलब फिजिकल मैप्स हम ना, जो क्या कहते हैं हम, आपका मॉर्गन ने लिंकेज वाली चीज बताई थी ना, लोकेशन मार्क करना। तो जीन का लोकेशन मार्क करना भी है फिजिकली भी, और उसका कोड भी हमें समझना, तो ये मैपिंग होनी चाहिए थी ह्यूमन जीनोम की। सिक्वेंसिंग द एंटायर जीनोमिक डीएनए ऑफ ह्यूमन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ सिक्वेंसिंग टेक्निक्स। अब उस टाइम सोचो, हम 90s की बात करें तो 90s के दौरान डीएनए के जो पूरे के पूरा जीनोम था ह्यूमन का, उसको सीक्वेंस करने में काफ़ी लिमिटेशन देखने को मिली, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उस टाइम इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। ठीक है, तो जब एडवांस नहीं थी तो कहीं ना कहीं रुकावटों का भी हमें क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो पूरा अच्छे से हमें इसका जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए था, या फिर बहुत एक्यूरेसी के साथ हमें कोई रिजल्ट नहीं इतना अच्छा मिल पाया। फंक्शनल एनालिसिस इज टू रिलेट ईच जीन विद इट्स फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये चीज पूछ सकता है कि फंक्शनल एनालिसिस का क्या मतलब हो गया, ठीक है, आपका सीक्वेंसिंग का क्या मतलब हो गया कि एंटायर जीनोम को सीक्वेंस को समझना है, एंड आपका मैपिंग का क्या मतलब हो गया। तो ये तीनों चीजें आपको अब समझ में आ गई है कि क्या क्या हमारे को रिक्वायरमेंट थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या एम थे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अल्टीमेटली 2003 में पूरे जीनोम को फिर भी हमने जैसे तैसे मतलब स्टडी कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ अदर, इसलिए जापान की ज़रूरत हुई है ना, जापान चाइना की, इस वजह से जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, कौन कौन कंट्रीज, ध्यान रखना कि किस किस और कंट्री ने हेल्प किया। यूएस तो स्टार्ट करने वाला था, मेन था ही, प्लस उसके हेल्प करने के लिए जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना भी क्या आए, साथ में आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक, इसके साथ साथ नॉन ह्यूमन जीनोम, ठीक है, कई ऐसी मतलब क्या कहते हैं आपके जीनोम प्रोजेक्ट थे जिसमें नॉन ह्यूमन मॉडल्स पे वर्क किया जा रहा था। नॉन ह्यूमन मॉडल्स का मतलब जो चीज़ अलग स्पीसीज है ना, उनके भी जीनोम को कंप्लीटली स्टडी, कैसा कंप्लीटली स्टडी किया गया, कंप्लीटली स्टडीड, किस किस का बेटा, किस किस का, आपका सबसे पहले बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया सबसे कॉमन है, बैक्टीरिया का किया गया। ठीक है, देन ईस्ट का करा गया। ठीक है, फिर एक आपका आता है नॉन पैथोजेनिक, अगर वो नॉन पैथोजेनिक है तो क्या होगा, फ्री लिविंग हुआ, आराम से रह सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है ना। पैथोजेनिक हुआ तो फ्री नहीं हो सकता, उसको अपना होस्ट चाहिए। नॉन पैथोजेनिक हुआ तो फ्री लिविंग हो गया, तो इसलिए ऐसे बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के याद रखने रटने की ज़रूरत नहीं है इसको कि नॉन पैथोजेनिक है तो फ्री लिविंग होगा, या नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग ऐसे याद करना है, नहीं। अगर पैथोजेनिक ही नहीं है तो उसको होस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, नॉन लिविंग, सॉरी, नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग आपका क्या है बेटा, निमेटोड था। निमेटोड क्या होते हैं, वॉर्म जैसे क्रिएचर। ठीक है, तो एक निमेटोड था, उसको भी आपने उसकी भी स्टडी करी गई। ठीक है, जिसका नाम जिसका नाम था सिएनोम रेबिडाइटिस एलिगेंस। ठीक है, इस निमेटोड को भी मतलब स्टडी करा गया। ठीक है, इसके पूरे डीएनए, इसके भी पूरे जीनोम को कंप्लीटली सीक्वेंस किया गया, प्लस आपका ड्रोसोफिला है ना, ड्रोसोफिला पे तो कितना काम हुआ, तो ड्रोसोफिला का भी क्या किया गया, उसके भी सीक्वेंस को पूरा स्टडी करा गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं प्लांट्स आता है बेटा, प्लांट्स में किसका, प्लांट्स में राइस का, एंड राइस मतलब राइस का भी, और क्या कहते हैं आपका अरेबिडोसिस। ठीक है, रैबिडोसिस का भी क्या करा गया, इस सारे ऑर्गेनिजम्स के जो जीनोम है उनको कंप्लीटली सीक्वेंस किया गया। ठीक है, तो एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये और फर्दर नॉन ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंस किसके निकाले गए, कंप्लीटली स्टडी किस पे किया गया, तो बैक्टीरिया है, ईस्ट है, आपको इनमें से 2-3 दे देगा और पूछेगा, या फिर और कोई ऑर्गेनिज्म दे देगा कि इनमें से किसका करा हुआ है या किसका नहीं करा हुआ है। ठीक है,
तो ये सारी आपने बात ध्यान रखनी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में।